हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो माल्थस ने अपना जो जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया उसमें उसकी बहुत अधिक आलोचना हुई और उनके सिद्धांत की आलोचना करने वाले जो प्रमुख अर्थशास्त्री है उनमें गार्डविन, केलन और निकलसन, ये जो तीन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इनके सिद्धांत की, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जमकर आलोचना की और उन्होंने इनके सिद्धांत को के विस्तार से आलोचना की है। उसमें सबसे पहली है, उन्होंने बताया कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो मान्यता है वो ही वास्तविक नहीं है, अवास्तविक मान्यताओं के ऊपर ये सिद्धांत आधारित है। माल्थस ने बताया था कि मनुष्य की प्रजनन शक्ति स्थिर होती है, जबकि सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की प्रजनन शक्ति में कमी होती गई है। अर्थात मनुष्य की जो प्रजनन शक्ति है वो सभ्यता के विकास के साथ, उसके बौद्धिक विकास के साथ इसमें वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी हुई है। जबकि माल्थस कहते थे कि मनुष्य की जो प्रजनन शक्ति है वो स्थिर रहती है, उसमें कमी नहीं आती है, लेकिन ये कमी आ रही है। और दूसरा, जनसंख्या और जीवन स्तर का प्रत्यक्ष संबंध माल्थस ने बताया था, जबकि व्यवहार में समृद्ध राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि और जीवन स्तर में वृद्धि होने से जनसंख्या में कमी आ रही है। माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा कि अगर जीवन स्तर अच्छा होगा, समृद्ध होगा, तो वहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और जीवन स्तर जहां पर निम्न होता है वहां पर जनसंख्या कम बढ़ती है। और दूसरी आलोचना इन अर्थशास्त्र ने की है सिद्धांत का गणितीय रूप असत्य। माल्थस ने जो है अपने सिद्धांत में कहा है कि खाद्यान्नों में गणितीय और जनसंख्या में ज्योमेट्रिक वृद्धि होती है। तो ये जो बात है ये किसी भी देश में अभी आज तक कहीं भी सही सिद्ध नहीं हो पाई है। थर्ड है, माल्थस भावी विकास का सही अनुमान नहीं लगा सके। माल्थस ने अपनी जो जनसंख्या सिद्धांत में जो कृषि वाली बात कही है, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से और जो खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आती है, ये जो बात कही है, तो कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों से उत्पत्ति ह्रास नियम को काफी लंबे समय तक स्थगित रखा जा सकता है, ऐसा जो आलोचक अर्थशास्त्री उनका मानना है। इसी प्रकार से परिवहन और संचार के आधुनिकतम साधनों से खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर खाद्यान्न की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जहां पर खाद्यान्न की कमी है वहां पर इस परिवहन के द्वारा उस कमी को, खाद्यान्न की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। उसके बाद जनसंख्या की तुलना माल्थस ने जो जनसंख्या की तुलना खाद्यान्नों से की है, उसकी बजाय खाद्यान्न की तुलना की बजाय अगर कुल राष्ट्रीय उत्पादन या जीएनपी से अगर वो इसकी तुलना करते तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी वाले देश अपने जीएनपी का निर्यात कर खाद्यान्नों की कमी को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से माल्थस ने जो जनसंख्या है उसकी प्रत्येक वृद्धि को उन्होंने हानिकारक माना, जबकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम की पूर्ति भी बढ़ती है। प्रोफेसर केलन ने कहा कि मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो खाने के लिए मुंह ही लेकर नहीं आता, बल्कि काम करने के लिए दो शक्तिशाली हाथ भी लाता है और उन शक्तिशाली हाथों के द्वारा वह इतना उत्पादन कर सकता है, इतना कमा सकता है कि उसका जो मुंह है वो जो है खाने के लिए और जो है छोटा पड़े। उसके बाद में जनसंख्या की वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं होती। जो आलोचक शास्त्री उनका कहना है कि एक देश की जनसंख्या प्राकृतिक साधनों की तुलना में कम होने पर वहां जनसंख्या का बढ़ना लाभदायक होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर ही वहां के प्राकृतिक संसाधनों का
समुचित विदोहन संभव हो सकता है। अर्थात अगर कहीं मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन बहुत है और वहां पर आबादी अगर कम है तो उन प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां पर जनसंख्या का बढ़ना लाभदायक है। उसके बाद में प्राकृतिक विपत्तियों का आना अति जनसंख्या का द्योतक नहीं है। मार्क्स ने कहा कि जो भी देश है वहां पर ये प्राकृतिक जो विपत्तियां आती है, जहां भी ये आती है तो इसका मतलब वहां पर अति जनसंख्या है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, महामारी आदि से जो मौत होती है वो अति जनसंख्या का सूचक नहीं है। बहुत से न्यून जनसंख्या वाले देशों में भी प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं। तो मार्क्स का ये जो कहना था ये भी गलत था, और मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत असत्य सिद्ध हुआ है। अर्थात मार्क्स ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में जो उत्पत्ति राष्ट्र निर्माण की बात बताई थी कि इसके कारण खाद्यान्नों की जो कमी है वह निश्चित रूप से खाद्यान्नों की कमी इसके कारण से होती है, लेकिन आज जो है वैज्ञानिक प्रगति के कारण उत्पत्ति राष्ट्र नियम को स्थगित कर दिया गया है। और इसी प्रकार से जो नवीनतम आविष्कारों से परिवहन, संचार, यातायात के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति कमी वाले क्षेत्रों में द्रुत गति से होने लग गई है, इसलिए खाद्यान्न की कमी है वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। मार्क्स की संयम वाली सिफारिश संतोषजनक नहीं है। मार्क्स ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में जो निवारक प्रतिबंध बताए थे उसमें उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य है वह संयम से रहे, तो ये वाली बात है। इसके आलोचक ने ये कहा है कि संयम से रहने की बात कहना पेट काटकर भूखे रहने की बात कहने के समान है। अर्थात एक व्यक्ति इतना संयम से नहीं रह सकता जितना मार्क्स ने बताया है। और प्रावैगिक दृष्टिकोण का अभाव, ये मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है यह गतिशील सिद्धांत नहीं है। इसमें गतिशील जो दृष्टिकोण है वो इसमें दिखाई नहीं देता है। भूमि की मात्रा व उत्पादन प्रविधियों को मार्क्स ने स्थिर माना है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों में भी वृद्धि संभव है। उसके बाद में मार्क्स ने कहा मैथुन की इच्छा और संतानोत्पत्ति की इच्छा में अंतर नहीं किया। मार्क्स ने जो मैथुन की इच्छा है और संतानोत्पत्ति की इच्छा को एक ही माना, जबकि जो आलोचक शास्त्री उन्होंने कह रहा है कि संभोग की इच्छा प्राकृतिक है, जबकि संतान की इच्छा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कारणों से जुड़ी हुई है, इनसे प्रभावित होती है। प्रत्येक संभोग कार्य संतान उत्पत्ति के लिए नहीं बल्कि शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए संपन्न होता है। और लास्ट में जो अंतिम आलोचना इनकी हुई है, सरकारी नीति निर्धारण के लिए ये सिद्धांत अपर्याप्त है। अर्थात अगर कोई सरकार मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर अपनी कोई विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति का निर्माण करे तो उस विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के लिए मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह सुदृढ़ आधार प्रस्तुत नहीं करता है। तो इस प्रकार से मार्क्स की हालांकि सिद्धांत की खूब आलोचना हुई है, लेकिन फिर भी ये जो विकासशील देश है उन देशों के ऊपर मार्क्स का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो आज भी सत्य सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद।